अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बिलाखिर आर्मी चीफ की तैनाती का मसला अल्लाह अल्लाह करके, खुदा खुदा करके तो पाया तकमील पर पहुंचा और एक सुख का सांस आया है। जिस तरह से एक एनवायरनमेंट बनी हुई थी, एक टेंशन की फ़िज़ा बनी हुई थी, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गई। नाज़रीन, लगाया तो ये शहबाज शरीफ साहब ने है, उनकी हुकूमत ने लगाया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर आवाम में, हर इंसान को ऐसा लग रहा था कि जैसे इससे बड़ा कोई मसला ही नहीं है और यही सबसे बड़ा मसला है। और इसके अलावा बेरोज़गारी, महंगाई और बस सारे मसले तो साइड पे थे ना। बस एक यही मसला था कि किसी तरीके से आर्मी चीफ अपॉइंट हो जाए, और खुदा खुदा करके वो अपॉइंट हो गए और ये सारा मसला, सारा मामला बखूबी पाया तकमील पर पहुंचा। और जितना फेयर था, जितना खौफ हुकूमत को था कि क्या होगा, इमरान खान साहब क्या स्टेप लेंगे, और इमरान खान साहब को जितना खौफ था कि कौन आएगा, कौन आ सकता है, दोनों तरफ नाज़रीन एक खौफ की फ़िज़ा थी। और जो मुझे सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि मैंने कोई 2 माह पहले ही अपने एक व्लॉग में ज़िक्र कर दिया था कि आर्मी चीफ कौन अपॉइंट हो सकते हैं, और बाकायदा मैंने उनका नाम भी लिया था। जो जानना चाहते हैं उसका मैंने वो मेरे इस व्लॉग को जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैंने उसमें बयान कर दिया था कि आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ अपॉइंट होंगे, और क्यों बयान किया था उसकी मैंने वजह भी बताई थी। क्योंकि सारे जो कड़ियाँ थी ना वो उन तक जाके मिलती थी। अब कड़ियों से क्या मुराद है? कड़ियों से मुराद यही है कि वो सीनियरिटी में सबसे सीनियर मोस्ट थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनकी एक रैपो जो थी अफवाज में वो बड़ी बेहतरीन थी। खैर, रैपो तो का तो ताल्लुक बाद में आता है, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि सीनियर मोस्ट कौन है। और जैसा कि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने दोनों ने मिलकर ये फैसला कर लिया था कि अब जो कुछ भी हो, बहुत तजर्बे कर लिए कि हमने जूनियर को उठा लिया, और बहुत तजर्बों से उन्होंने इन मराइल से गुजरे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में 5 दफ़ा आर्मी चीफ को अपॉइंट किया, और 5 दफ़ा ही उनका कुछ रिजल्ट आर्मी चीफ अपॉइंट करने का कोई इतना अच्छा उनको मिला नहीं। तो इसलिए उन्होंने इस दफ़ा ये फैसला किया था कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा, आंखें बंद करके हमने उसको अपॉइंट कर देना है। और उसके ऊपर इस हुकूमत ने स्टैंड भी किया। और कहा जाता है कि जब हुकूमत इस बात पे मुतफ़क़ हो चुकी थी कि हमने सीनियर मोस्ट को ही लगाना है, तो उस वक्त मिलिट्री के अंदर से भी बहुत से लोग इस बात पर कायल करना चाह रहे थे शहबाज शरीफ को। इवन जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उन्होंने भी शहबाज शरीफ को 1-to-1 मुलाकात में कहा कि वो साहिर शमशाद, जो कि अब चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं, उनको वो चाह रहे थे कि वो आर्मी चीफ उनको लगा दें, और आसिम मुनीर जो हैं उनको आप उनकी जगह पे लगा दें। जिस तरह से उनको वो चाह रहे थे, साहिर शमशाद को, कि वो आर्मी चीफ उनको लगा दें और आसिम मुनीर को साहिर शमशाद की जगह पे लगा दें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी, और नवाज शरीफ साहब ने, और पीपल्स पार्टी ने, और जो बाकी PDM की जमातें थी, उनका मुतफ़क़ा फ़ैसला था कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसको आप आंख बंद करके लगा दें, चाहे उसमें कोई सा भी हो। और हमने देखा कि उसके ऊपर अमल किया गया। नाज़रीन, हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और चाह रहे थे कि आसिम मुनीर को किसी तरीके से इस दौर से बाहर कर दिया जाए। और जब आपको याद होगा कि समरी नहीं आ रही थी, तब उस वक्त यही एक खौफ था दोनों तरफ नहीं बल्कि तीनों तरफ मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब की तरफ पे भी वो भी यही सोचे थे कि समरी में कहीं आसिम मुनीर साहब का नाम तो नहीं होता, और दूसरी तरफ मिलिट्री वाले की तरफ भी उनका भी माइंड यही था कि किस तरीके से इनको रिटायरमेंट की डेट इनकी करीब हो और उनको हम आसिम मुनीर साहब को हम इस दौर से ही बाहर करें। और दूसरी तरफ आप हुकूमत को देख लें, वहाँ पे ये खौफ था कि कहीं अगर उनका नाम ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन शुक्र खुदा का कि उनका समरी आई, उसमें 6 नाम थे। हालांकि जो ख्वाजा आसिफ थे, उन्होंने एक शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि जब भी समरी आती है तो उसमें या 3 लोग होते हैं या उसमें 5 लोग होते हैं। तो इस दफ़ा 6 लोग आए, और ये 6 लोग नाज़रीन, छठा जो आर्मी चीफ की लिस्ट में वो शख्स तब अपॉइंट हुआ। आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब की एक मीटिंग हुई शहबाज शरीफ के साथ समरी आने के 2 दिन पहले शाम को वज़ीर आज़म हाउस में, उसके बाद कहा गया कि एक और शख्स को शामिल किया गया है, और सबका ध्यान भी उसी तरफ था कि जिनको शामिल किया गया है, क्या पता इनको ही इनके बारे में कोई फ़ैसला किया जाए। लेकिन फ़ैसला वही हुआ जो सीनियर मोस्ट था, जो सीनियरिटी पे आ रहे थे। और उसके बाद नाज़रीन, हमने एक और अमल यहाँ पे देखा। हमने अमल क्या देखा कि जब अपॉइंट कर दिया गया आर्मी चीफ का नाम, तो सदर आरिफ अलवी की तरफ जब कोर्ट में गेंद थी कि अब वो किस बॉल को किस तरह से हिट करते हैं, तो हम देखते हैं कि सदर आरिफ अलवी फ़ौरन लाहौर से पे जाते हैं और इमरान खान साहब से मशवरा करते हैं। तो वो मशवरा किस खाते में करते हैं, मशवरा किस वजह से करते हैं? क्या ये उनकी अपने जो उनका जो फ़राइज़ मनसबी था, क्या उसकी ये रूगर्दानी नहीं थी? क्योंकि आइन के अंदर, आइन की रूह से तो ये बात है कि आर्मी चीफ का जो प्रोगेटिव है वो शहबाज शरीफ साहब का है। ठीक है, सदर के पास समरी आती है, उस पर सिग्नेचर करना होता है, तो इस सदर और
शहबाज शरीफ साहब का इख्तियार था। तो इसमें इमरान खान साहब किस खाते में उनके साथ वो मशवरा करने के लिए गए थे। हालांकि इमरान खान साहब इस बात को बड़ा उछाल रहे थे, बड़ा शोर मचाया हुआ था उन्होंने भी, और उनके बाकी जो हवारी थे पीटीआई के, फवाद चौधरी हुए, असद उमर हुए, कि जनाब नवाज शरीफ से क्यों मशवरा करेंगे, नवाज शरीफ से क्यों मशवरा करेंगे। बल्कि उनका तो मशवरा करना बनता है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस 3 दफ़ा के वो वज़ीर आज़म थे, और उनका भाई इस वक्त वजारत की कुर्सी में बैठा हुआ है, उनके साथ तो मशवरा करना बनता था। ये इमरान खान साहब से मशवरा किस खाते में किया गया। और फिर इन्होंने आरिफ अलवी साहब ने इस चीज़ को प्रूव किया कि वो सदर यूथ हैं, ठीक है, वो सदर पाकिस्तान नहीं थे। इस चीज़ पे तो उन्होंने ना, मैं कहती हूँ, मोहर लगा दी है कि वो सदर पाकिस्तान नहीं, वो सदर यूथ हैं। चलें, बहरहाल नाजरीन, उसके बाद जनाब आप लोगों ने देखा होगा कि उसके बाद से अभी तक ये सारी चीज़ पाया तकमील को पहुंचे, और आज तक के जितने भी व्लॉग हैं ना नाज़रीन, आप उठा के देख लें, उसमें जनाब सारे यूट्यूबर्स, ये जो यूथिये हैं, उन सब एक अल्फाज रब्तुल लिसान है, जनाब इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी, इमरान खान साहब ने दे दिया, फ्री हैंड दे दिया। भाई इमरान खान साहब 3 में ना 13 में, तो कौन मैं खाम और अब्दुल्ला की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं कहती हूँ जितने भी मिसालें हैं ना, सारी इनके ऊपर मजाक आती हैं। इतने इनके ये यूथिये जो हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, वो छलांगे मार रहे हैं कि जनाब खान ने इजाज़त दी। बंदा पूछा, खान से पूछा किसने था? खान से तो वही आरिफ अलवी साहब पूछने के लिए गए थे, एक फेस सेविंग देने के लिए गए थे। और इमरान खान साहब जिस तरह से वो सब सुन रहे थे ना, वो सुन रहे थे कि शहबाज शरीफ जनाब लंदन में गए हैं और वहाँ जाके प्लानिंग हो रही है किसको आर्मी चीफ लगाएं, किसको ना लगाएं। तो जनाब उन्होंने कहा कि जनाब उनसे पूछा जा रहा है तो मुझसे क्यों नहीं पूछा जा रहा। तो फिर उन्होंने कुछ अरेंज किया कि जनाब आएँ हमारे पास, हमसे पूछें, फिर हम ज़रा हमारा फ़ोटो सेशन हो, पता चले, न्यूज़ बनी है कि सदर आरिफ अलवी उड़ के गए हैं और इमरान खान साहब से पूछ रहे हैं। चले नाजरीन, बच्चों वाली उनकी ख्वाहिशें थी, वो बचपना तो उनका जा नहीं रहा, बचपना तो उनके बचगाना हरकतें तो उनकी जा नहीं रही। तो खैर ये अपॉइंट हो जाते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि उनके जो व्लॉगर्स हैं वो इसके ऊपर बना रहे हैं। ये तो खैर थी आर्मी चीफ के हवाले से खबर। नाज़रीन, आज एक और वाक़या हुआ। आज क्या वाक़या हुआ कि वो जो थे इनके फैसल वाडा साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। उनका जो केस चल रहा था कि उन्होंने बयान हल्फी गलत जमा करवाया था। तो नाज़रीन, हमने ये देखा कि उनको कहा जा रहा है, फैसल वाडा का कहा जा रहा है, जनाब आप हमसे माफ़ी मांग लें, तो जो आपने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया है हम उसको ख़त्म कर देते हैं, और आपकी जो ताहयात ना अहली है हम उसको 5 साल के लिए चेंज कर देते हैं, और फिर आप वो सेनेट से इस्तीफ़ा दे दें, और वो जो 5 साल की ना अहली है वो इसी टर्म के लिए है। मैं कहती हूँ नाज़रीन, मुझे इस फैसले के सर पैर की समझ नहीं आ रही। मुझे ये सीन वो वाला सीन लग रहा है कि जब वो अतर मिल्ला साहब की अदालत में इमरान खान साहब पेश हुए थे ना, 2-3 दफ़ा जब कहा था कि माफ़ीनामा जमा करवा दें, और आखिर में यह हद हो गई थी अतर मिल्ला साहब की कि वो मजबूर हो गए थे, बस ये नहीं कह पा रहे थे उनको कि माफ़ी मांग लो तो हमारी भी जान छोड़ो। तो मुझे लगता है सेम वही वाला सिनेरियो मुझे फैसल वाडा के केस में भी नज़र आता है कि उनको कहा जा रहा है कि जनाब तुम माफ़ी किसी तरीके से बोल दो, और हम बैठे हुए हैं तुम्हें माफ़ करने के लिए, तुम्हारी ताउम्र जो नाअहली है वो ख़त्म करने के लिए। अब मुझे आप ये बताएं, कोई चोरी वाला मुजरिम हो, किसी ने झूठा इंसान, कोई झूठ के मुकदमे में हो, आम इंसान की मैं बात कर रही हूँ, और क्या उसके साथ ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस इस तरह से बात करेंगे कि तुम मान लो कि तुमने चोरी की है और तुमने गलत काम किया है, और आइंदा तुम ये गलत काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, हम तुम्हें कोई सज़ा नहीं देंगे। क्या एक आम इंसान के साथ ये रवैया रखा जाएगा रवा? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये जो चौंचले होते हैं, ये जो लाड उठाए जाते हैं, ये हम देखते हैं कि सिर्फ पीटीआई के खाते में ही आते हैं। मैं अब ये पीटीआई के खाते की क्यों बात कर रही हूँ, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि आप देख लें, इसहाक डार साहब का केस ख़त्म हुआ, मरीम नवाज साहिबा का केस ख़त्म हुआ, 7-8 साल 9 साल से वो इन केसेस की पेशियाँ भुगत रहे थे, और अब मेरिट पे जाके वो केस ख़त्म होता है तो इनके जो यूथियाँ हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब ये जो नैब में तरमीम की है इसकी वजह से इनके केसेस ख़त्म हुए। अब मेरा ख्याल है अभी जो जितने भी यूथियाँ हैं, यूट्यूबर्स हैं ना, इन सब की आंखों पे ना पट्टी बन गई है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि फैसल वाडा के साथ जो ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट में रवा रखा गया, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से उनको कह रही है कि भाई बस हाथ जोड़ना, मैं कहती हूँ उन जजेस के रह गए थे कि वो हाथ जोड़ के उनको कहते हैं कि भाई माफ़ी मांग लो, तुम नहीं मांगते तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, और इस केस से तुम फारिग हो जाओ, निकल जाओ, हम तुम्हें खुद माफ़ी दे रहे हैं। तो नाज़रीन, बस ये चीज़ें हैं कि मैं कहती हूँ कि आर्मी चीफ साहब ने तो अपना वो कमर जावेद बाजवा ने अपनी अलविदाई तकरीर में इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, और हमने फरवरी में ही मान लिया था कि हम अपना सियासत में किरदार ज़्यादा नहीं अदा करेंगे। बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही बेहतर हो कि जो अता उमर बंदयाल साहब की जो
چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایسا ہی اسٹیپ اپنی دوران سروس ہی لے لیں۔ ہم بہت سے لوگوں کو نا ناظرین اعتراف جرم کرنے کا خیال اس وقت ہوتا ہے کہ یا وہ اپنی سروس سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ سروس سے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کا بھی احوال کچھ ایسا ہی ہے کہ 29 نومبر کو ان کی سروسز ختم ہو رہی ہے، انہوں نے کہا چلو 4 دن پہلے میں اعتراف جرم کر لوں۔ اب لیکن جو عطا عمر بندیال صاحب ہیں، اب ان کا دیکھنا ہے کہ یہ کب اس چیز کو اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہم بھی سیاست میں انوالو ہوئے ہیں، ہم نے بھی وہ سیاسی ہیرے کریٹ کیے تھے، پھر ہم نے بھی وہ پاناما کا کیس کا وہ فیصلہ دیا تھا۔ اب ناظرین انتظار صرف اس بات کا ہے کہ وہ اس چیز کو کب ایڈمٹ کریں گے کہ یہ ہماری بھی غلطی ہے اور ہمیں بھی سیاست سے سبکدوش ہونا چاہیے اور ہمیں بھی آئین کے اندر، قانون کے اندر رہ کے اپنا وہی کام کرنا چاہیے کہ جس کی ہم سے توقع کی جاتی ہے۔ ناظرین دیکھنا اب اس بات کو ہے کہ کب ان کو بھی ہوش کے ناخن یہ بھی لیتے ہیں۔ دوسری اور آخری خبر ناظرین زرداری صاحب کے حوالے سے ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور لاہور میں آ کے کیوں بیٹھ گئے ہیں، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پرویز الہی کی حکومت کہا جا رہا ہے کہ ختم کرنے کے در پہ ہیں اور اس معاملے میں منصوبہ بندی کی جائے گی۔ اب پرویز الہی کی حکومت کیوں ختم کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس سال کے اینڈ تک آ جائیں گے، اور اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو پھر کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت ہو، نواز شریف صاحب کا استقبال ہو پنجاب میں، جو کہ ناممکن ہے۔ تو اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے زرداری صاحب لاہور میں ڈیرا جما کے بیٹھے ہیں اور وہ اس سلسلے میں پیش رفت کریں گے۔ ناظرین میں یہاں پہ ایک ذاتی میں بات کر رہی ہوں، جو ایک میرا مائنڈ ہے۔ میرا مائنڈ یہ ہے ناظرین کہ آپ کو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا زرداری صاحب کا عمل دخل تھا۔ انہوں نے ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا، شہباز شریف، نواز شریف، ان کو کنونس کیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں۔ ناظرین وہ مسئلہ خوش اسلوبی سے گزرا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کی حکومت، زرداری صاحب کی وجہ سے حمزہ شہباز صاحب کی حکومت ملی۔ وہ الگ بات ہے کہ حمزہ شہباز حکومت کی جو توقعات تھی وہ اس طرح سے پورے نہ اتر سکے اور وہ اپنی حکومت، پنجاب حکومت گوا دی۔ اس کا زرداری صاحب نے برا بھی منایا تھا کہ انہوں نے کیوں نہیں وہ ایسے سٹیپ لیے کہ ان کی حکومت برقرار رہتی۔ اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی تھی، یہ 2-2.5 ماہ پہلے بھی یہی سننے میں آیا تھا کہ پرویز الہی کی حکومت جا رہی ہے اور زرداری صاحب اس کے لیے کچھ پلان کر رہے ہیں، اور ناظرین اب پھر سننے میں یہی آیا ہے کہ زرداری صاحب بھی پلان کر رہے ہیں۔ تو ناظرین میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ پی ایم ایل این کہاں پہ موجود ہے؟ پی ایم ایل این پنجاب کی حکومت ہے، پی ایم ایل این کے لاہور ان کا گڑھ ہے۔ تو اب ہر چیز کے لیے اگر یہ پی ایم ایل این بھی زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ آئیں گے تو پرویز الہی کو ہٹائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو نا تو جا کے نا الحاق کر لینا چاہیے زرداری صاحب کی پارٹی کے ساتھ، اور ان سب کو پی ایم ایل این کی جتنی بھی پارٹی ہے، جتنے بھی لیڈران ہیں، جتنے بھی ان کی جو حکومت میں لوگ ہیں، ان سب کو نا پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لینی چاہیے اور زرداری صاحب کو لیڈر مان لینا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں میں خود میں اتنے گٹس بالکل بھی نہیں ہیں کہ یہ اپنی حکومت بچا سکیں، اس حکومت کو گھر بیچ سکیں اور اپنا کوئی پی ایم ایل این کا بندہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا سکیں، کیونکہ ان کو ہر چیز کے لیے زرداری صاحب کی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سیاست کیوں بھول گئے ہیں؟ یہ سیاست کو وہ داؤ پیچ کیوں بھول گئے ہیں؟ یہ ان کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا ہے کہ یہ ہر چیز کے لیے زرداری صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، اور زرداری صاحب کو انہوں نے اتنا مضبوط کیا ہے۔ چلیں یہ بھی بات ہے کہ ان کو زرداری صاحب کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ماشاءاللہ ایسے سیاستدان ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی سیاست سمجھنے کے لیے انسان کو کم از کم پی ایچ ڈی سے بھی اوپر لیول کا ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہاں پہ جو پوائنٹ ریز کر رہی ہوں، وہ پوائنٹ میں ریز یہ کر رہی ہوں کہ نون لیگ کو خود بھی اپنے وہ داؤ پیچ آزمانے چاہیے کہ جن سے یہ پرویز الہی صاحب کا مقابلہ کر سکیں، اور اپنے زور بازو پر ان کی حکومت کو ہٹا کے خود حکومت کو لینا چاہیے۔ یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے میرے خیال سے آپ لوگ ایگری نہ کریں، تو اگر آپ ڈس ایگری کریں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کوئی میرا ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔